हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज से हम लोग रिवीजन क्लासेस जो हमारी बीच में छूट गई थी उसको फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। 4 क्लासेस हम लोगों ने रिवीजन क्लासेस के कर लिए हुए थे और आज ये रिवीजन की 5वीं क्लास है। पिछले चारों वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना दी गई, आप लोग वहाँ पर जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, और ये आज का जो वीडियो है एक नए सेटअप के साथ में फिर से रिकॉर्ड किया जा रहा है। पिछले काफ़ी टाइम से लोगों का इशू आ रहा था कि सर वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ इको हो रही है रिकॉर्डिंग करने के टाइम पर। ठीक है ना, तो उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग डिफरेंट सेटअप के साथ में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखो और पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको ये कमेंट करके तो जरूर ही बताना है कि इस वीडियो में आवाज़ कैसी आ रही है, आवाज़ का वॉइस का कोई इशू है या नहीं है। ठीक है ना, चाहे फिर आप ये वीडियो मोबाइल ऐप पर देख रहे हो, चाहे फिर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो, दोनों ही केस में आपको कमेंट कर जरूर बताना है। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप कमेंट कर बताओ कि रिवीजन क्लास 5 में इको नहीं आ रही, आवाज़ सही है। और अगर आप लोग मोबाइल ऐप पर देख रहे हो, हमारे पेड यूजर्स हो, तो आप हमारा जो पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर आप लोग मुझे बताओ कि आवाज़ सही से आ रही है, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। ठीक ना, इससे पहले वाला जो हमारा 1 से लेकर 3 अगस्त तक का वीडियो था उसमें भी हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए हुए थे, तो उसमें भी लोगों के फीडबैक आए हुए थे कि आवाज़ उसमें सही है, उसमें आवाज़ काफ़ी हद तक सही हो गई, इंप्रूव है। ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलर वाले वीडियो में और बताओ आप लोग कि आवाज़ कैसे आ रही कि नहीं आ रही। फिर ये वाला जो सेटअप हमारा आज का है और जो पिछला सेटअप है, इसमें से हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन से वाले सेटअप के साथ में हमको आगे से रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है ना, तो चलो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और इसका आंसर आप लोगों को खुद से देना होगा। ठीक है ना, मैंने बताया कि रिवीजन क्लासेस का हमारा जो पैटर्न होता है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और 4-5 सेकंड का टाइम आपको दूंगा, उस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपना आंसर देना होगा और वीडियो के एंड में आपको टोटल अपना स्कोर कमेंट करके बताना होगा और देखनी होगी कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला गया है। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI has recently allowed the insurance companies to invest up to how much percent of assets in the financial and insurance activities। ठीक है, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI ने अभी हाल ही में बीमा कंपनियों को वित्तीय और बीमा गतिविधियों में संपत्ति का कितने प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति दी है। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो टाइम स्टार्ट होता है आपका और आप लोग आंसर कमेंट करो, बताओ कितना आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर सी 30%, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा। ऑप्शन नंबर सी 30% इसका आंसर हो जाएगा। पहले वाली लिमिट जो थी अप टू 25% की हुआ करती थी, जिसे अब बढ़ाकर 30% तक कर दिया गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी 30% इसका आंसर होगा। IRDAI की बात हो रही है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर हो जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना में हो जाएगा। चेयरपर्सन आप लोग रिकॉल करोगे, ये चीज़ें आप लोगों के लिए रहेंगी, ये आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है, इसको आप लोग बताओगे। नेक्स्ट, The Reserve Bank of India has recently released the report on currency and finance RFC for the year 2021 and 22. What is the theme of this report? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट RCF जारी की है। इस रिपोर्ट का थीम क्या है, इस रिपोर्ट की विषय क्या है, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और आंसर आप लोग पहले बताओगे। आप लोग आंसर दो, उसके बाद में मैं दूंगा, उसके बाद में सही आंसर बताऊंगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आप लोगों को अपना स्कोर भी कमेंट करना है कि कितने नंबर आप लोगों के आए। क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है ना, जिस टाइम पर हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ था उस टाइम पर इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ था। ठीक ना, जो हम पर्टिकुलर अपने पेड बैचेज में इसको पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने वहाँ पर काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ था। यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना लंबा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं, रिवीजन वाली चीज़ें हैं तो रिवीजन के तरीके से ही करेंगे, बहुत डीप में यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं और इसकी PDF वगैरह भी आप लोगों को अवेलेबल कराई गई है, तो PDF वगैरह भी आप लोग इसकी पढ़ा करो। मैं बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ पढ़ने का सबसे आसान सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले आप उसके वीडियोस देखो, फिर आप उसके PDF पढ़ो, फिर उसके बाद में जो क्विजेज वगैरह आपको दी जाती हैं वो आप उसके बाद में जाकर सॉल्व करो। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जितने भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे फिर वो वीडियो कोर्स हो या फिर PDF कोर्सेज, सबका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग कोर्सेज को अगर परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। और अब तक आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ऑप्शन नंबर ए रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है ना, रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट ऑप्शन नंबर ए ये है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, RBI ने भी कुछ टाइम पहले 2021-22 के लिए एक रिपोर्ट जारी की हुई थी जिसका नाम था रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस RFC। ठीक है ना, ये इसका नाम था रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। तो ये नाम भी आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग दूसरे तरीके से भी की जा सकती थी कि रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, द रिपोर्ट टाइटल्ड विद करेंसी एंड फाइनेंस RFC हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन आपको दे दिया जाता है RBI, SIDBI, नाबार्ड, इसी तरीके से। तो उस केस में इसका आंसर हो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग कई तरीके से भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई थी इसकी थीम थी रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ें बताई गई थी, काफ़ी फैक्ट बताए गए हैं,
वो हम लोगों ने जब रेगुलर क्लासेस की हैं तो वहाँ पर पढ़ा हुआ है और आप लोग सारी चीज़ों को रिकॉल करो। आप लोग PDF भी आप लोगों को इसकी अवेलेबल करा दी गई, तो वहाँ से जाकर आप लोग चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, इन ऑर्डर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मिशन कर्मयोगी हाउ मच लोन अमाउंट हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। बढ़िया क्वेश्चन है। भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी को सहयोग देने के लिए विश्व बैंक द्वारा हाल ही में कितनी ऋण राशि स्वीकृति की गई है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और आंसर आप लोग दो, ऑप्शंस आपके सामने है, पहले आंसर आप लोग दोगे फिर मैं आंसर इसका देने की मतलब दूंगा, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, जल्दी जल्दी करो या नोट डाउन करो, वीडियो के एंड में कमेंट कर बताना कि कितना स्कोर आपने इसमें मिला, 10 आउट ऑफ कितने आपके स्कोर आए, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 47 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर डी। 47 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो मिशन कर्मयोगी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत, हालांकि ये भी रेगुलर क्लासेस में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग जानेंगे मिशन कर्मयोगी के बारे में। तो मिशन कर्मयोगी जो है वो सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था, ये जान लो, ठीक ना। PM नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था, ये जान लो। सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग का नेशनल प्रोग्राम है ये, ठीक ना। NPCSCB बोलेंगे इसको शॉर्ट में, ठीक है, यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। थोड़ा सा और आसान भाषा में समझते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को एलेबोरेट करते हैं, क्या है ये प्रोग्राम, थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा प्रोग्राम है ये इंडियन ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म के लिए तैयार किया गया है। इसमें भविष्य के लिए सिविल सर्वेंट्स जो हैं तैयार किए जाते हैं। लगभग 18 मिलियन से अधिक सिविल सर्वेंट्स हैं इंडिया में, और इनको सबको ट्रेंड करके इनका स्किल डेवलप किया जाता है इस प्रोग्राम के तहत में। इस प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया गया है जिसका नाम आई गॉट कर्मयोगी है, ठीक ना, कर्मयोगी, ठीक है ना, कर्मयोगी जो है इस प्लेटफॉर्म का नाम है, ठीक है ना। आई गॉट का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। आई गॉट का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है ना, इस प्लेटफॉर्म का भी नाम है। और अब इसी मिशन कर्मयोगी के लिए जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है, वर्ल्ड बैंक की जो लैंडिंग आर्म है IBRD, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसने टोटल 47 मिलियन USD का लोन जो है अप्रूव किया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और ये लोन जो है 11 साल के लिए ये लोन दिया गया है, 11 साल के लिए ये लोन दिया गया है, और 4.5 ईयर्स का ग्रेस पीरियड भी होगा इसमें, 4.5 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है, ठीक है ना। बस इतना हम लोग यहाँ पर जानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड द्वारा मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा राजीव रंजन, ऑप्शन नंबर सी। मैंने तुरंत आंसर इसका बता दिया, ठीक है, आप लोगों को टाइम नहीं दिया, लेकिन आप लोगों को इसका आंसर मतलब जितनी देर में क्वेश्चन पढ़ रहा था आंसर आप लोगों को दे देना था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राजीव रंजन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। RBI के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी हाल ही में मीटिंग हुई थी, ठीक है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर राजीव रंजन को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। रंजन जी जो हैं वो, रंजन जी ने मृदुल सागर को रिप्लेस किया हुआ है, जो कि 30 अप्रैल को रिटायर हुए थे। मृदुल सागर को रिप्लेस किया जो कि 30 अप्रैल को रिटायर हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राजीव रंजन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इन ऑर्डर टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नियो बैंक फॉर MSMEs, ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज हैज रिसेंटली फॉर्म्ड ए जॉइंट वेंचर अलॉन्ग विद व्हिच नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। MSMEs के लिए भारत का पहला नियो बैंक, ध्यान रखना भारत का पहला नियो बैंक है ये। नियो बैंक क्या होता है ये बाद में बताऊंगा, आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा, ठीक ना। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि MSMEs के लिए पहला नियो बैंक है ये। MSMEs के लिए भारत का पहला नियो बैंक लॉन्च करने के लिए ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में किस गैर वित्तीय कंपनी यानी कि NBFC के साथ में एक संयुक्त उद्यम ज्वाइंट वेंचर बनाया है। ये इस क्वेश्चन में हिंदी में, क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, ठीक है ना। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए हैं, पहले इसका आंसर आप लोग दो, फिर मैं इसका आंसर दूंगा। बताओ आप लोग इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, या वीडियो के एंड में आप लोग बताओ कि आपका स्कोर क्या रहा उसके बाद, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा IIFL फाइनेंस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए IIFL फाइनेंस जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए IIFL फाइनेंस इसका आंसर हो जाएगा। ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज ये एशिया की लार्जेस्ट स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज फोकस्ड नॉन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, और इन्हीं दोनों ने अभी हाल ही में एक जॉइंट वेंचर क्रिएट किया जिससे कि MSMEs के लिए इंडिया की पहली न्यू बैंक ओपन की जा सके, ठीक है ना।
ज्वाइंट वेंचर की जो इनिशियल कैपिटल होगी वो 120 करोड़ रुपीस होगी। ये जो ज्वाइंट वेंचर क्रिएट किया गया है इन दोनों के साथ पार्टनरशिप में, इसकी जो इनिशियल कैपिटल होगी वो 120 करोड़ रुपए होगी। IIFL फाइनेंस की शेयर होल्डिंग्स की अगर हम लोग बात करेंगे इसमें, तो 51% की शेयर होल्डिंग IIFL फाइनेंस के पास में होगी। ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो 49% की शेयर होल्डिंग इसके साथ में होगी। नियो बैंक की बात करें तो पता होगा आप लोगों को, थोड़ा बहुत हम लोग हल्का सा जान लेते हैं। एक प्रकार की डिजिटल बैंक होती है, इसको हम लोग डिजिटल बैंक भी बोलते हैं, जिसकी अपनी कोई फिजिकल ब्रांचेज वगैरह नहीं होती। बाकी इन डेप्थ यहाँ बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों ने सही से दिया होगा। और वीडियो अगर आप लोग देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो मैं फिर से पूछूंगा कि इस वीडियो में आवाज़ कैसी आ रही है, आप लोगों को बताना है। ये मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है सेटअप बनाने के लिए, नहीं तो फिर आगे आने वाले सभी वीडियोस में आप लोगों को आवाज़ की जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सेटअप बना रहे हैं। तो बताओ आप लोग कि 1 से 3 अगस्त तक की जो वीडियो थी उसमें आवाज़ बेहतर है, या जो रिवीजन क्लास से 5वीं हम लोग कर रहे हैं इसमें आवाज़ बेहतर है? दोनों में से कंपेरेटिवली किस में आवाज़ बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। इन ऑर्डर टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कोलैटरल फ्री डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर MSMEs, द फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस FISME हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। MSMEs के लिए भारत का पहला संपार्श्विक मुक्त ऋण डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस FISME ने हाल ही में किस संगठन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बताओ आंसर आप लोग इसका, आंसर बताओ आप लोग इसका। पहले आंसर आप बताओगे फिर मैं बताऊंगा, बताओ आप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इकारो गारंटीज, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इकारो गारंटीज, किसी भी तरीके से आप लोग इसको प्रोनाउंशिएट कर सकते हो, ठीक ना, इकारो गारंटी। और ये एक इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन्हीं दोनों ने एक MOU साइन किया हुआ है जिससे कि MSMEs के लिए इंडिया का पहला कोलैटरल फ्री डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा सके। 25 लाख रुपए अमाउंट याद रखो, 25 लाख रुपए तक की 25 लाख रुपए तक का कोलैटरल फ्री फाइनेंसिंग की जा सकेगी इसके माध्यम से, ठीक है ना। यहाँ पर बात FISME की हुई है, तो FISME का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इकारो गारंटीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक व्हिच हैज रिसेंटली गॉन लाइव ऑन द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, AA फ्रेमवर्क। सार्वजनिक क्षेत्र के उस पहले बैंक का नाम बताओ जो कि हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव हुआ है। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर कौन सा पब्लिक सेक्टर का बैंक है, कौन सा सरकारी बैंक है? पहला बैंक है जो कि अभी रिसेंटली लाइव हुआ है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर आप लोग दो इसका आंसर देने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन ये भी बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना। अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में तो पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है, ठीक है ना, क्या होता है अकाउंट एग्रीगेटर। तो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स FIPs, या फिर ये बोले कि डाटा प्रोवाइडर से किसी भी कस्टमर की फिनेंशियल एसेट की इंफॉर्मेशन अकाउंट एग्रीगेटर के द्वारा कलेक्ट करके फिनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स FIUs को प्रोवाइड की जाती है, ठीक ना। तो ये जो बेसिकली अकाउंट एग्रीगेटर्स होते हैं ये RBI में एज ए NBFC रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक ना। RBI में एज ए NBFC रजिस्टर्ड होते हैं। यहाँ पे बहुत डीप नहीं जाएंगे, अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक ना। तो अभी हाल ही में इसका जो आंसर होगा, पहले आंसर जान लो। ऑप्शन नंबर ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI। तो अभी हाल ही में UBI की जो है अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव हो गया। इसकी लाइव होने वाली पहली बैंक बन गई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में लाइव होने वाला पहला पब्लिक सेक्टर का बैंक बन गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक ना, विच इज लाइव ऑन अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। और इससे पहले कई सारे प्राइवेट बैंक भी हैं जो कि एज ए FIPs या फिर एज ए FIUs। FIPs और FIUs का मतलब क्या होता है? FIPs और FIUs मतलब कि फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स और फिनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स, ठीक है ना। ये इसका मतलब फुल फॉर्म होते हैं। तो इसके पहले बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं जो कि एज ए FIPs और एज ए FIUs के रूप में अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर ऑपरेशनल है। कौन कौन सी बैंकें हैं? HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और भी बहुत तरीके की प्राइवेट बैंकें हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। अच्छा, ये जो भी बैंकें वगैरह है इनका हेडक्वार्टर वगैरह टैगलाइन वगैरह सब लोग फटाफट इसी टाइम पर रिकॉल करो, ये रिवीजन क्लास में सारी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे। सेबी हैज रिसेंटली रिस्ट्रक्चर्ड इट्स 17 मेंबर सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी व्हिच provides a suggestion to the capital market regulator on improving market safety, efficiency and transparency, who will chair the restructured 18-member secondary market advisory committee SMAC, ठीक है ना।
सेबी ने भी हाल ही में अपनी 17 सदस्यीय बाजार माध्यमिक बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है, जो बाजार सुरक्षा, दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए पूंजी बाजार नियामक को सुझाव प्रदान करती है। पुनर्गठित 18 सदस्यीय माध्यमिक बाजार सलाहकार समिति SMAC की अध्यक्षता कौन करेगा, ये इसमें पूछा गया है, ठीक ना। पहले इसमें 17 सदस्यीय होते थे, 17 मेंबर हुआ करते थे, बाद में इसमें 18 मेंबर कर दिए गए। इसका रिस्ट्रक्चर किया गया है, इसको रिस्ट्रक्चर कर देने के बाद में इस कमेटी को हेड कौन करेगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा गुरुमूर्ति महालिंगम। कमेटी काम क्या करेगी, ये आपको क्वेश्चन में ही बताया गया है, ठीक ना। और इसका भी आंसर मैंने इंस्टेंट बता दिया, लेकिन मैंने उम्मीद किया कि आप जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था आप लोगों ने इसका सही आंसर कमेंट किया होगा या नोट डाउन किया होगा, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुमूर्ति महालिंगम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इन ऑर्डर टू ट्रैक, आइडेंटिफाई एंड असिस्ट द रियली नीडी डिस्ट्रेस्ड मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स ऑफ द कंट्री गेटिंग ए raw deal regarding the waivers of farm loan, NABARD is planning to create an index by which name? देश के वास्तव में जरूरतमंद, संकटग्रस्त, सीमांत और छोटे किसानों को कृषि ऋण माफी के संबंध में एक कच्चा सौदा प्राप्त करने, पहचानने और सहायता के लिए नाबार्ड किस नाम से एक सूचकांक बनाने की योजना बना रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन का बेसिकली हिंदी में मतलब ये बहुत आसान भाषा में समझे तो नाबार्ड एक जो है इंडेक्स क्रिएट करने जा रहा है फार्मर्स के लिए। उनकी रेटिंग की जाएगी कि कौन कौन से जो नीडी हैं, डिस्ट्रेस्ड हैं, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनको कि सच में लोन से छूट वगैरह चाहिए, वेवर्स ऑफ फार्म लोन्स, कृषि लोन में छूट वगैरह चाहिए, उसके लिए एक इंडेक्स बनाने जा रहा है। तो किस नाम से वो इंडेक्स बनाने जा रहा है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर दो आप लोग फटाफट, बताओ इसका उत्तर बताओ, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स FDI, ठीक ना, FDI। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नीडी और डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स को आइडेंटिफाई, ट्रैक और असिस्ट करने के लिए इंडेक्स जो है नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ऐसी प्लानिंग भी नाबार्ड जो है कर रहा है, ठीक ना। और डिस्ट्रेस्ड लेवल के आधार पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट किसानों के लिए सपोर्ट पैकेज का निर्धारण करेंगी, और इसी के लिए इंडेक्स जो है ये मतलब बनाया जा रहा है, ठीक है ना। और इंडेक्स जो होगा वो पूरे देश में यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, क्योंकि डिस्ट्रेस लेवल पर डिपेंड करेगा और ये लेवल हर जगह अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। नाबार्ड और भारत कृषक समाज BKS, नाबार्ड और भारत कृषक समाज ने भी हाल ही में एक ज्वाइंट स्टडी किया हुआ था, जिसमें ये पाया गया था कि 60% से अधिक वेरी हाई डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स ऐसे हैं जिन्हें कि फार्म लोन वेवर्स का बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को और बेहतर करने के लिए इंडेक्स जो है लाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। नेम द बैंक विच हैज रिसेंटली लॉन्च्ड डिजिटल ब्रोकिंग सोल्यूशन ई-ब्रोकिंग। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में एक डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई-ब्रोकिंग लॉन्च किया हुआ है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, आंसर पहले आप लोग बताओगे फिर मैं बताऊंगा। बताओ आप लोगों ने ई-ब्रोकिंग नाम से एक डिजिटल ब्रोकिंग सोल्यूशन किस बैंक ने लॉन्च किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया। इसका आंसर बताओ आप लोग, फटाफट बताओ आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन बैंक, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इंडियन बैंक जो इसका आंसर हो जाएगा। ई-ब्रोकिंग नाम से इंडियन बैंक ने भी हाल ही में एक डिजिटल ब्रोकिंग सोल्यूशन लॉन्च किया हुआ है, और इसके माध्यम से बैंक के मोबाइल ऐप IND ओएसिस के थ्रू जो है इंस्टेंट और पेपरलेस डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया जाएगा। इस तरीके की सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाएंगी। इंडियन बैंक का टेक्नोलॉजी पार्टनर है फिस्डम, और उसी के साथ कोलैबोरेशन में ये प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया गया। फिस्डम की अगर हम लोग बात करें, फिस्डम कई बार आप लोगों ने इसको क्वेश्चन में पढ़ा होगा। ये जो है इंडियन बैंक का टेक्नोलॉजी पार्टनर है, और इसी के साथ में कोलैबोरेशन में ये प्रोडक्ट ई-ब्रोकिंग जो है ये लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इंडियन बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो चेन्नई तमिलनाडु में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक ना। और टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू द कॉमन मैन, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। MD एंड CEO आप लोग बताओगे, और ऑप्शन में और भी जो है बैंक की दी गई इनके बारे में सारी चीज़ें आप लोग रिकॉल करते हुए चलो, ठीक है। तो वीडियो यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। 10 क्वेश्चन आज के रिवीजन क्लासेस के हम लोगों ने डिस्कस किए, और इस 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही थे, कितने नंबर आप लोगों के आए, ये आप लोग कमेंट कर फटाफट बताओगे। दूसरी बात ये कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि वॉइस के लिए, आवाज़ के लिए हम लोग इस वीडियो को नए सेटअप में कर रहे हैं, तो क्या आवाज़ इसमें बेहतर है कि नहीं है। और 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त वाला जो वीडियो है उस वीडियो को भी आप लोग देखिए और इस वीडियो को देखिए, दोनों को कंपेरिजन करके आप लोग बताइए। चाहे 2-2 मिनट का ही वीडियो देख लीजिए 1 से 3 अगस्त वाला, उन दोनों को कंपेरेटिवली आप लोग बताइए कि कौन सा वाला अच्छा है, ठीक है ना। उसी हिसाब से हम लोग आगे से उसी सेटअप में आगे से हम लोग अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।